गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो मेन फ्री वेबिनार है वो लेवल 2 है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। लेवल 2 का मतलब होता है कि देखिए, लेवल 1 पहले समझ लीजिए। उसमें D1 चार्ट को पढ़ना सिखाया जाता है खूब अच्छे से। आपको पता लग जाए कि मेरा ग्रह ठीक है, मांगलिक दोष, ये सब, साढ़े साती, राजयोग, ये सब सीख लिए। अब आता है नमांशा कुंडली, होरा कुंडली, दशमांशा कुंडली और D30 चार्ट। अब मैं आपके सामने शुरू करता जा रहा हूं एक एक करके। इसमें मैंने फर्स्ट टाइम ऐड ऑन करा है D30 चार्ट। ये बहुत अच्छी चीज है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। D30 को पहले हम इस चीज को समझें। D1 चार्ट है और D9 चार्ट है, ठीक है सर। दो ये हमारे हो गए, इसको बोलते हैं शरीर, D1 को, और D9 को बोलते हैं आत्मा। तो हम ये देखते हैं कि आत्मा के अंदर ग्रह मजबूत है तो बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। अगर आत्मा यानी D9 में ग्रह कमजोर है तो गड़बड़ है। अब मान लीजिए, बड़े सिंपल से तरीके से सीखिए। 7 नंबर यहां रख देंगे तो 8 या आया, 9 या आया, ये हमारा मकर लगन हो गया। मकर लगन में हमने शनि बिठाया, राइट। बड़े ध्यान से सीखिए, D9 को समझना है। हम पूरा एक बार बना देते हैं, कुंडली अच्छे से देखिए और सीखिए। ये हमारे शनि महाराज उच्च के थे D1 में, ठीक है जी। चलिए, अब जो है ये शनि महाराज जो हैं वो चले गए कुंभ में। कहीं पे भी मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पर आगे कुंभ में शनि बैठ गए। अब ये शनि संघर्ष ज्यादा देंगे, जबकि अपनी राशि में है। आप देख रहे हो कि यहाँ उच्च के हैं, D9 में अपनी राशि के हैं। अरे बाबा, ऐसे नहीं करते। डी यहां से गिना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हुआ। अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन संतान के प्रति थोड़ा सा कठोरता दे देंगे। अब आगे 6 7 और 8 अब समझने वाली है, यहां संतान के प्रति देंगे। अब आता है ये वाला, बड़े ध्यान से सीखना। अब मान लीजिए शनि या तो आपके हो गए वृष राशि के 10th हाउस में, ठीक है जी। 3 4 5 लियो असेंडेंट बनेगा अगर यहाँ है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो अलग है। अब यहाँ पे भी 10th हाउस में है, यहाँ पे भी 10th हाउस में, पर फर्क है भाई, यहां से ये 8वें हैं, अप एंड डाउन आएंगे, 8वें हैं। अब ये 12 नंबर छठा है, 6 में बिठा दे, 12 नंबर कहाँ आएगा हमारा, 1 आएगा, 12 यहाँ आया। अगर हमारे शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो ये छठे हो गए, यहां से जहां D1 चार्ट से ये छठे हैं। 6 हाउस में संघर्ष, तो संघर्ष ज्यादा हो जाएगा, ये शुभत्व नहीं देंगे शनि। तो हमें आत्मा में झांक करके देखना है कि आत्मा में ग्रह कैसे और किस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। सबसे आसान टेक्निक सिखा रहा हूं, कल मैंने मैरिज में सेट सिखाई थी। D1 और D9 के लगन देख लीजिए, लगना लॉर्ड, LL लगना लॉर्ड। इफ दे आर फ्रेंड्स, मतलब मान लीजिए ये आपका मिथुन लगन है और ये गलती से, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे होता नहीं है, एग्जाम्पल से समझिए। ये हो गया आपका कर्क लगन, ये तो शत्रु है, खत्म कहानी। ये देखिए कि D1 और D9 में जो मित्र ग्रह हैं, मान लीजिए किसी के तुला का आ गया, तुला लगन बन गया, तो बहुत अच्छा है। बुध और शुक्र की युति हुई, दो का बहुत अच्छा योग बना, तो ये अच्छी चीज है। और क्या है हमारा D1 और D9 में, देखिए कोई भी ग्रह यहां उच्च का है, मान लीजिए सूर्य आपके उच्च के हैं, लेकिन D9 में सूर्य जो है कहीं पे भी, ऐसे कहीं पे भी साथ में बैठे हैं, नीच के हैं। अब ये खराब हो गए।
यहाँ तो सूर्य आपको अच्छा फल दिखा रहे हैं, यहाँ अच्छा फल नहीं दिखा रहे। तो जब सूर्य की दशा आएगी तब ये खराब जाएगी, अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि आत्मा के अंदर ग्रह नीचत्व लेके बैठा हुआ है। सूर्य पिता के कारक हैं, तो पिता का स्वास्थ्य खराब होना भी तय है। आपको तो जो परेशानी आनी है वो अलग है। हाँ, एक और अच्छी बात बता देता हूं, अगर आपके पिता जीवित नहीं है तो कष्ट ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने रिसर्च में पाया है कि अगर आप उस ग्रह का कारक तत्व जीवित है तो आपको थोड़ा कष्ट कम होता है, लेकिन अगर कारक तो नहीं है तो कष्ट बढ़ेगा, ये पक्का समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं। क्या होता है, वर्गोत्तम होता है एक, जैसे वर्गोत्तम मैं सिखाता हूं, 3 4 5, यहां सूर्य बैठा है 9 8 7 6 5, ये सूर्य बैठ गया, इसको कहते हैं वर्गोत्तम। कौन सा वर्गोत्तम है ये वर्गोत्तम है राशि वर्गोत्तम। क्लियर? ऐसे ग्रह की दशा शुभत्व देती है, लेकिन गलती से ये मिथुन लगन है, और मिथुन लगन में तीसरा घर में सूर्य पापी माना गया है, अष्टम से अष्टम होने के कारण मारक माना गया है, तो सूर्य की दशा में पीड़ा तय है। चूंकि ये वर्गोत्तम हो गया तो पीड़ा जरा ज्यादा होगी, बस इतना सा अंतर है। अब हो गया ये वर्गोत्तम। अगर मित्र ग्रह है तो बहुत शुभत्व फल देगा। एक राशि होता है, अब मैं आपको भाव वर्गोत्तम बताता हूं। मान लो किसी का सूर्य यहां बैठा है किसी भी राशि में, मान लीजिए 9 नंबर में बैठा है, यहां पर 2 नंबर में बैठा है सूर्य, ठीक है, तो ये भाव वर्गोत्तम हुआ। क्या हुआ? भाव वर्गोत्तम। यानी यहाँ पे भी 10th हाउस में, यहाँ पे भी 10th हाउस, भाव वर्गोत्तम। एक राशि, एक भाव वर्गोत्तम। ठीक है, मान लो किसी का कन्या लगन है, यहाँ भी कन्या लगन है, जीवन में प्रॉस्पेरिटी अच्छी आएगी, क्योंकि दोनों का स्वामी बुद्धि है। मैंने देखा ऐसे लोगों का आईक्यू लेवल अच्छा है, मेरे पास एक दो कुंडली हैं, मैक्सिमम 2 आई थी इस टाइप की कुंडलियां, उनका आईक्यू लेवल अच्छा है, मेमोरी अच्छी है, फोन नंबर नहीं याद करते ऐसे लोग, मैं हैरान हो गया देख करके। तो जब मैंने कुंडली देखा तो कन्या लगन वर्गोत्तम आया। आगे चलते हैं और अच्छे से चीजें आपको बताते चले जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, राहु केतु जो होते हैं ना हमारे ग्रह, मान लीजिए कोई लगन है, कोई भी लगन है, उसके योग कारक ग्रह को प्रभावित कर रखा है। किसको प्रभावित कर रखा है? योग कारक को। और यहां भी राहु केतु ने योग कारक ग्रह को अगर प्रभावित कर दिया तो वो योग कारक ग्रह आपका कुंडली की एक किस्म से जान है, आपका मदरबोर्ड है समझ लीजिए लैपटॉप का तो वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, तो लाइफ पूरी जिंदगी जो है संघर्ष में चली जाएगी। उसकी रेमेडी करते रहना पड़ेगा, तो जाके आपको कुछ रिलीफ आता है। फिर आगे चलते हैं, एक अच्छी चीज सिखाता हूं। और ज्यादातर D1 में आप देखेंगे सूर्य के साथ बुध होते हैं, सूर्य लिखा हमने बुध लिखा, तो बुध अस्त होते हैं। अस्त ग्रह अशुभ फल देता है, अशुभ। ठीक है जी, अशुभ फल मिलते हैं अस्त ग्रह से। अब ये हम D9 में आए, D9 में सिंपल सा देखिए, 3 भाव आगे, 3 भाव, जहां सूर्य बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है 1 2 3, यहां बुध बैठा है या यहां बुध बैठा है, अब बुध अच्छे फल देगा क्योंकि सूर्य से दूरी बना ली उसने। अगर यहीं बुध आ जाए तो ये बुध बैंड बजा देगा अपनी दशा में, क्योंकि यहाँ पे भी वो आस्ती है, सूर्य के पास है। लेकिन अगर 3 घर आगे या तीसरे घर में है तो आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा फल देगा बुध। लेकिन अच्छा फल तभी है, ये याद रखना, लगना टू लगना वेरी करता है। समवन इज हैविंग एरीज असेंडेंट, अगर उसका एरीज असेंडेंट है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट he'll give you a very good result because it is the enemy planet for the Aries ascendant, तो वो अच्छे फल नहीं देगा।
आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम जब शादी के लिए देखते हैं तो वैसे D9 शादी के लिए देखा जाता है, लेकिन इसको ऑल एस्पेक्ट में भी देखना चाहिए। सभी विषयों पर D9 को देखना चाहिए। अगर आप सभी विषयों पर देखेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सिर्फ शादी का पॉइंट ही नहीं है। वैसे मैं शादी का एक बताता हूं। D9 का लग्ना लॉर्ड, इस D9 का लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन द केंद्रास, ठीक है, सिटिंग इन द केंद्रास और इन द ट्राइन, यू विल गेट मैरिड टाइमली विदाउट एनी प्रॉब्लम, नीड नॉट टू डू एनी रेमेडी। कोई हमें रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। अगर D9 का लग्नेश केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में आ गया, पाप प्रभाव में नहीं है, तो शादी टाइम पर हो जाएगी। देखिए मैंने कहा आत्मा है, तो D9 का जो लगन लॉर्ड है ना, इसका D1 लगन लॉर्ड से ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। D1 के लगन लॉर्ड से D9 का लगन लॉर्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो आपके लिए अच्छा है। आप में आत्मीय बल ज्यादा है। इसका भाव अर्थ क्या हुआ? आपके अंदर आत्मीय बल अत्यधिक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं D1 D9 को समझने के लिए क्या चीज होती है। अभी यहां पर कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए शुक्र बैठा है 2 नंबर में, यहां शुक्र आ गया 7 नंबर में, है तो दोनों उसकी अपनी राशि, पर ये राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। फल अच्छे मिलेंगे, अच्छे शुभत्व फल मिलेंगे। कब मिलेंगे? शुक्र या तो योग कारक ग्रह हो लगन का, या शुक्र जो है आपका क्या हो, लगन का स्वामी तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस जगह पर बैठा है वो तो संभव नहीं है। तो भाव अर्थ यह है कि लग्नेश का अगर मित्र ग्रह है तो अच्छे फल हैं, लग्नेश का शत्रु ग्रह है तो फल खराब है। ग्रह अगर मूल त्रिकोण में शिफ्ट कर रहा है आत्मा में तो उसके फल बहुत शुभ मिलेंगे, यानी ग्रह अपने बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में है। अब आप देखिए कोई भी ग्रह जो है वो अगर शत्रु राशि में चला जाए, मान लीजिए यही कह लेते हैं 7 नंबर में हमने बुध बिठा लिया, D1 में, D9 में मान लीजिए 4 नंबर राशि में बुध बिठा दिया। अब ये बुध खराब हो गया क्योंकि चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा बुध शत्रुता, ये शुभत्व नहीं देगा। तो हमें आत्मा में झांकना है कि आत्मा में स्थिति क्या है। अगर आत्मा की स्थिति ठीक नहीं है तो गड़बड़ है, तो ग्रह अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अच्छी चीज बताते हैं। अब आते हैं D9 में। किसी का देखिए शनि जो है, मान लीजिए D9 में भी वक्री है, वक्री यहां मैं अलग से भी वाह लिख देता हूं समझने के लिए। अगर D9 में शनि वक्री है तो इसका अर्थ है कष्ट साध्य यश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कष्ट साध्य यश प्राप्त होगा अगर शनि वक्री है। फिर से वही रूल लगेगा, सिंपल रूल। क्या शनि लग्नेश के मित्र हैं, शत्रु हैं? ठीक है, ये कभी नहीं भूलना, हमें सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है। अच्छा, D1 में और D9 में ये 4th हाउस हमारा प्रॉपर्टी का है, ये पेरेंटल प्रॉपर्टी होता है। अगर ये वाले पॉइंट्स यहां पर खराब हैं तो आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर सकता है। इस चीज को बड़े विशेष रूप से देखना। ये कोई आलू प्याज की सब्जी नहीं है कि हमारी दोबारा बन जाएगी, ये संपत्ति है सब।
फिर आपको ये सिखाया जाएगा D9 में ये सिखाया जाएगा उपाय कैसे लगेंगे। ये D9 में पढ़ाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा है पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी आप उपाय करोगे, लगेंगे क्या नहीं लगेंगे, क्या मुझे कष्ट भोगना, ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझानी है D9 कि उपाय लगना ना लगना। फ्री फंड में लोग उपाय करते जा रहे हैं, उन्हें लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं अपने रेमेडी कोर्स में सिखाता हूं कि कुछ लोग व्रत रखने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन उनको मैं कुंडली लगा करके सिखाता हूं, जबकि वो रेमेडी का कोर्स है, कि साहब आपको उपाय नहीं लगेंगे इस जन्म में, आपको पाठ लगेंगे। आपको वरदान पाठ का, उपाय का नहीं है। पर वो लोग सबसे ज्यादा व्रत रखते हैं, और जबकि व्रत लग ही नहीं रहा उन्हें। कोई नहीं, उनकी श्रद्धा है। आगे चलते हैं। D9 में हम देखेंगे, मेरा पहले के सेकंड बैच के अंदर एक लड़का था, इन ए वेरी शॉर्ट एज, बहुत छोटी सी उम्र में, मेरे ख्याल 32 और 36 के बीच में थी। ही वाज ए CEO लाइक दैट इन ए कंपनी। तो वो योग है कि आप कितनी जल्दी प्रॉस्पेरिटी लाइफ में प्राप्त करेंगे, देरी से या सर्वाधिक जल्दी से, और छोटी उम्र में आपके योग बन रहे हैं जिससे आपको तरक्की मिलेगी इस जन्म में। वो आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और अच्छा सा देखते हैं। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल एक देता हूं, मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मेरे को कुछ याद तो करना नहीं, अपना सीधा जो समझ में आता है वो बोल देते हैं। ये रहा, मैंने मंगल बढ़ा दिया, उच्च का हो गया। बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। यहाँ मंगल उच्च का बिठाया, उच्च का बिठाने की जगह, हाँ ठीक है। अब इस मंगल को मैं क्या करूं, ये कर दूं मिथुन का यहाँ कर दूं, वैसे मैंने पहले बताया था मंगल यहाँ मिथुन का आ गया, तो ये छठा हो गया। ये देखिए छठा हुआ, सामने वाला अगर सेवंथ होता है, ये सेवंथ। उच्च का तो D1 में है, पर यहाँ के कबाड़ में चला गया, ऊपर से शत्रु राशि में है, ऊपर से अपने से छठा बैठा। इट विल नॉट गिव यू द गुड रिजल्ट। हैव टू सफर ड्यूरिंग द दशा ऑफ मार्स। फिर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ये एक और अच्छी टेक्निक सिखाता हूं, लड़की हो या लड़का, जो क्लास में पढ़ाना मैं यही बता रहा हूं। शनि यहां लगन में बैठ जाए, लड़के को मैं स्पष्ट बोल देता हूं, ससुराल जाओगे घी की सब्जी मिलेगी, शाही पनीर नहीं मिलेगा। ये डायलॉग मारता हूं। मुख्य कारण ये है कि यू विल नेवर गेट रिस्पेक्ट इन योर in-laws house. If unfortunately a girl having Saturn in the ascendant in D9, what does that mean? She will never get respect from her in-laws house. कहने का क्या है, कन्या के लिए ज्यादा ये पीड़ादायक है लड़के की तुलना में, क्योंकि शनि ससुराल में सम्मान नहीं दिलाएंगे अगर वो लगन में है। सीधी बात। आगे चलते हैं। आपको D9 में 64 नवांशा बताया जाएगा। ठीक है, 64 नवांशा में पापी ग्रह का गोचर, जबकि ये मेरा लेवल 3 है, मैं यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ क्लास में। पापी ग्रह का गोचर शनि राहु केतु जो होते हैं, ये पापी ग्रह होते हैं, शनि राहु केतु मंगल। जब भी ये 64 नवांशा पर गोचर करेंगे, आपके हेल्थ इश्यू बढ़ जाएंगे, आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। यू हैव टू सफर ड्यूरिंग द ट्रांजिट पीरियड, जब तक ये पीरियड रहेगा। शनि का 2.5 साल, केतु और राहु का 1.5 साल। ठीक है, मंगल का जो है वो टाइमली है 45 डेज। वो पीरियड आपका पीड़ा का रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से सीखते हैं। हम लोग जो है लव अफेयर वगैरह मंगल और शुक्र से देखते हैं। I'll teach you in the D9 that Jupiter gives you love affairs.
अब आप जुपिटर को यहाँ देख रहे हैं, पर यहाँ तो जुपिटर लव अफेयर दे रहा है, हम ढूंढ रहे हैं मंगल और शुक्र से, ठीक है ना। तो ये चीज है, इस चीज को समझना है अच्छे से। फिर आपको और अच्छी सी चीजें डेप्थ वाली सिखाई जाएंगी, वो है डिस्पोजिटर थ्योरी। दूसरा ये बताया जाएगा नमाज तुल्य राशि, राशि तुल्य नमाज। D1 क्या है, ये राशि चार्ट होता है, और D9 क्या होता है, ये नमाज होता है, नमाज, ठीक है। तो नमाज तुल्य राशि और राशि तुल्य नमाज, जिसे साउथ में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है इन द नेम ऑफ ध्रुव नाड़ी, ध्रुव नाड़ी के आधार पर इसको यूज किया जाता है। तो राशि वाला ग्रह नमाज वाली राशि में बैठा है तो क्या मतलब है, और नमाज में बैठा है तो राशि से उसका क्या संपर्क और संबंध है, वो अच्छे से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से चलते हैं। अब हम आते हैं D10 के ऊपर। जब क्लास में आएंगे तो मुझे तो डिटेल में पढ़ाना है, ये आपके साथ इंटरेक्शन है, द वे ऑफ टीचिंग यू आर वाचिंग बेसिकली। दिस इज अ D1, दिस इज अ D10 चार्ट। ये जो 10th हाउस होता है आपका D1 का, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। अब आपने हमेशा कोई भी डिविजनल चार्ट है उसका लगन लॉर्ड सबसे पहले चेक करिए, वो एफ्लिक्शन में है तो चार्ट अफ्लिक्टेड हो गया, सिंपल सी बात है। अभी आप सीखे कोई भी, जैसे D9, अब आपको बताया था थोड़ी देर पहले, D9 हो, D10 हो, कोई भी डिविजनल चार्ट हो, अगर उसका लगना लॉर्ड अफ्लिक्शन में है, पाप प्रभाव में है, तो वो चार्ट कमजोर हो जाता है। दशमाश कुंडली से ये बताया जाएगा क्या मुझे व्यापार करना चाहिए या मुझे नौकरी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, व्यापार या नौकरी। मैं मिटा देता हूं, खिचड़ी पक जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर D10 से हम देखेंगे व्यापार देखना है तो हमें 4 ग्रह चेक करने हैं, सूर्य, मंगल, चंद्रमा और राहु। ये पूर्ण परमात्मा ग्रह है। पूर्ण परमात्मा कैसे, श्री राम हुए नरसिंह अवतार, भगवान श्री कृष्ण वारा अवतार, ये 4 भगवान के पूर्ण अवतार हुए थे। इन 4 ग्रहों की स्थिति हमें ये बताएगी कि क्या हमें व्यापार करने ज्यादा कल्याणकारी है या जॉब पर रहना चाहिए। ये सपोर्टिव प्लैनेट चाहे आपस में शत्रुता रख रहे हैं, चंद्र राहु इकट्ठे भी हैं, तब भी हमारे को व्यापार देंगे। ये इनकी बाध्यता या इनकी मजबूरी या कंपल्शन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक और अच्छी बात बता रहे हैं कि हर चार्ट को D1 की तरह पढ़िए कि उसका, इसका 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ है, इसका 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ है, 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ है, पहले इसे पढ़ लिया आपने। फिर उसके बाद देखिए D1 का 10th लॉर्ड कहाँ है, यहाँ पर D10 में, क्या वो कंडम तो नहीं होके बैठा, 6 8 12 में तो नहीं गया हुआ। ये वाला लॉर्ड भी देखिए, ये तो नहीं 6 8 12 में चला गया। बात समझ रहे हैं। फिर आपको टेक्निक सिखाई जाएगी कि, नहीं मैं बता ही देता हूं, कोई खास टेक्निक है नहीं। इफ योर 8th लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस, इसका अर्थ है कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे पर देरी से। हम आएंगे, हमारी पहचान बनेगी बट लेट बनेगी, पर ये कंफर्म है कि बनेगी। 8th हाउस है वो, और वो 10th में आया है। बहुत अच्छी टेक्निक है, चेक करिए क्या आपका कैरियर 30 के आसपास बना या 30 के बाद बना, उस चीज को आप समझिए D10 के अंदर। फिर D10 के अंदर हम ये चेक करना है कि हमारा जो तत्व ज्ञान है, तत्व को समझिए, क्या हम फायरी एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, ठीक है। तो क्या हम काम से भावुकता से जुड़े हैं। कुछ लोग होते हैं ना, ऑफिस का काम भी घर ले आएंगे और करते रहेंगे साहब, घर के लोग परेशान है, भैया ऑफिस का काम ऑफिस छोड़ गया हूं,
तो उनमें भावनात्मक तत्व यानी वाटर एलिमेंट ज्यादा है, तो वो हमको समझना है, ठीक है ना। और इंटेलिजेंसी वाले अलग होते हैं, प्रैक्टिकल अलग होते हैं, तो वो मैं अच्छे से डिटेल में आराम से उंगली पकड़ के आपको सिखाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, D1 के अंदर जो काल पुरुष कुंडली होती है उसमें ये मकर राशि आती है। D10 के अंदर ये मकर राशि देखिए कहाँ है, कहीं गड्ढे में तो नहीं है, यहां तो नहीं बैठी मकर राशि, अगर बैठी तो गड़बड़ कर दी। मकर राशि पर विशेष ध्यान देना है आपने D10 में। अगर मकर राशि को इग्नोर कर रहे हैं D10 में, देन यू आर डूइंग अ ब्लंडर नॉट ए मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक कैन बी रिस्टोर्ड बट ब्लंडर कैन नॉट बी। तो वो आपको देखना ज्यादा जरूरी है कि हमको जो है वो क्या लाभ मिलेगा D10 में, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, सबसे जरूरी हमारी राशि है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं D10 में, मैं टेक्निक सिखाऊंगा। मेरा एक क्लाइंट था, फोन आया रोहतक से, बोला सर जो मेरी ये कोई प्रॉब्लम है उसका आप थोड़ा बताइए, सोल्यूशन देते हैं। तो मैंने उसका D10 चार्ट, ऐसे मेरी निगाह चली गई। मैंने कहा यार आप अपनी टेबल साफ कर लेते हो बड़ी जल्दी। बोले हाँ सर। मैंने बाद में बोला ही इज वेरी यंगस्टर, आई सेड यार तुम बहुत निकम्मे हो यार, अपना काम तो खुद कर लिया करो, दूसरों से क्यों करवाते हो, कामचोर क्यों हो भाई। तो कामचोर दूसरों से काम करवाना ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है, ये आपके कर्मा में एफ्लिक्शन डाल देगा, आपके जो कर्म है वो गड़बड़ कर रहे हो आप। तो ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। फिर आपको पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो है ना D1 में, D9 में और D10 में, तीनों में पार्टनरशिप का अच्छे से सिखाऊंगा। अगर तीनों जगह में 7th हाउस एफ्लिक्टेड है, 7th house in these three divisional chart having affliction, then it means you should not go partnership, आपकी हानि होना निश्चित है, ये बात आप समझ लीजिए। क्या, अगर तीनों जगह में सप्तम भाव पाप प्रभाव में है या उसमें 6, 8, 12 के स्वामी बैठे हुए हैं, तो आपको पार्टनरशिप गलती से भी नहीं करनी है। बात क्लियर है। आगे चलते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। फिर आते हैं हम लोग इसके अंदर, क्या कहते हैं कि D2 चार्ट के अंदर, D2 चार्ट में हमें ये देखना है, इसमें दो ही होते हैं, या तो कर्क लगन होगा, कर्क की हो रहा, या सूर्य की हो रहा, या तो 5 या 4, यही दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सूर्य की होरा में बैठा ग्रह, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, देखिए आपको एग्जांपल से सिखा देता हूं। 5 नंबर है, सिंह की होरा आ गई, इसमें मान लीजिए आपका बृहस्पति बैठा है, ठीक है सब। सूर्य की होरा में मेहनत ज्यादा लगती है, संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। सूर्य जब तक पसीना नहीं बहाओगे फल नहीं देगा, गलतफहमी मत रहना। किसकी होरा में है, सूर्य की होरा में। अब आता है कि मान लीजिए अब इसकी जगह 4 नंबर लिखा, ये चंद्रमा की हो रहा है, बृहस्पति बैठा वैसे ही उच्च का हो गया। तो बृहस्पति की हो रहा कंफर्ट जोन देती है, आपको इजी वे देती है, आपको इजी वे देती है। तो होरा से हमें धन की स्थिति भी जाननी है। होरा का अर्थ होता है हमारी वेल्थ पोजीशन, ठीक है। वेल्थ पोजीशन अच्छी है या नहीं है वो हम होरा से चेक करेंगे। होरा के अंदर एक छुपी हुई टेक्निक भी है, वो है अध्यात्म की, मैं यही सिखा देता हूं, ये तो सभी को बतानी चाहिए। मान लीजिए किसी का सूर्य की ओर है, चंद्रमा पिछले में होगा, यहाँ चंद्रमा बैठा है, यहाँ सूर्य बैठा है। जब भी दो एक्सचेंज हो जाएगा तो ऐसा आदमी अगर चाहे तो परमात्मा को पा सकता है इसी जन्म, वो उसके ऊपर निर्भर कर है, क्योंकि होरा लॉर्ड दे हैव एक्सचेंज देयर हाउसेस। परिवर्तन योगा उनका परिवर्तन है। सूर्य की होरा चंद्रमा में चली गई, चंद्रमा की होरा सूर्य में चली गई, आत्मा मन में चला गया, मन आत्मा में आ गई, तो हो गया काम। आप भजगोविंदम कर सकते हैं अगर ढंग से तो करिए, महाराज क्या है कोई चक्कर पड़े हो पुनरअपि जन्म में, ठीक है। तो इससे ये भी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो इन चीजों को हम अच्छे से समझेंगे
और कैसे क्या है क्या नहीं है। इस बार मैं D30 चार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। आई हैव नेवर टॉट बिफोर दिस D30 चार्ट इन लेवल 2। ये मुझे अच्छा लगा कि इसको मेरे को पढ़ाना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। लगना ये बताता है, लगन D30 का चार्ट ये बताता है कि वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक्स, आपकी यहाँ गलतियां कहाँ हैं, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, 10th हाउस ये बताता है भाई साहब आपको कहीं टांग अड़ाने की गंदी आदत तो नहीं है, दूसरे के फटे में टांग अड़ा रहे हो। आपका क्लाइंट आया, आपने उसकी कुंडली देखी और 10th हाउस से ये मालूम पड़ा, इसने आके ये कहा कि साहब मेरे को ऑफिस में बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। जब आपने उसका D30 चार्ट देखा और 10th हाउस में अफ्लिक्शन देख लिया, अब आपको मालूम पड़ गया ये आदमी दूसरे के फटे में टांग अड़ाता था। भुगत अब तो बात ये है कि जो आदमी आपके समक्ष आया है क्या वो सच बोल रहा है, हमको वो भी तो चेक करना है ना। हम उसकी बात को ही सही मान लें और उसको उपाय दे दें, ऐसा थोड़ी होता है, चेक करना। मैं कल मैरिज के कोर्स में नाड़ी की एक टेक्निक शेयर कर रहा था कि मेरे पास जब कोई कुंडली फीमेल लेके आई जी मेरे हस्बैंड ने मारा है, भैया मैं कुंडली से चेक करूंगा फीमेल की, मारा कैसे मारा, क्या वो योग है इसकी कुंडली में, तो मैं उसकी बात मान लूंगा शी इज सेइंग वेरी ट्रू, वो सच बोल रही है और ठीक बोल रही है। तो हमें क्या चेक करना है, क्या हमारे जो गलतियां हैं कहाँ गलतियां हैं वो हमें लगन बताएगी। ठीक है, यानी क्या इसको कहते हैं सेल्फ दोष, मेरे में क्या दोष है वो लगन बताएंगे। अड़ंगे पड़ंगे वाले दोष 10th हाउस से देखेंगे। बात क्लियर हुई, सिंपल सा है, छोटा सा है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, एक और अच्छी बात आपको इसके अंदर मैं बताता हूं, छोटी सी टेक्निक है, यही बता देता हूं, शायद मैंने नहीं बताई अपना मैरिज के कोर्स में। अगर D10 के लगन में सूर्य है, देयर इज नो मैरिज, भूल जाओ, खाम खा दिमाग का दही करके रहे हो, बात क्लियर होगी नहीं, ये मैरिज नहीं होने देगा इस जन्म में। तो ये दिक्कत आ जाएगी इस तरह से। फिर हम ये देखेंगे कंजेनिटल दोष देखेंगे, कंजेनिटल दोष देखेंगे हम, यानी इस कंजेनिटल का मतलब होता है जन्म जात दोष। क्या लेकर आए हैं हम, ऐसा क्या जन्म का दोष लेकर आए हैं, वी कैन सी फ्रॉम द D30 इजीली। बात क्लियर है, इसके अंदर हम अपना दुर्भाग्य अपने अरिष्टों को देख सकते हैं आराम से, बड़ा इजीली। ये हमारे को बड़ा मदद करता है इस चीज में। ठीक है, हमारे रोग वगैरह का बड़ा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो किस एरिया में कहाँ प्रॉब्लम है उस चीज को हम समझेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, लास्ट वाले पॉइंट पे। ये क्लास मंडे स्टार्ट होगी, 8:30 से 9:30 रहेगा क्लास का टाइम PM। क्लास जो है डेली रहेगा, 5 डे का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे यानी रहेगा। और इसका फी जो है डेट विल बी ओनली 2345 सिंपल, कॉन्टिन्यूटी है 2 3 4। आप इस कोर्स को करिए और अपनी गलतियों को देखिए और अपने जन्म में सुधार करिए। ये जानिए कि क्या मेरे को उपाय लगेंगे या नहीं लगेंगे। काम के क्षेत्र में D10 में देखिए कि क्या मेरे अंदर इमोशंस ज्यादा हैं, मैं काम के प्रति ज्यादा लगाव है, जुड़ा हुआ है, तो उसमें कैसे सुधार कर सकता हूं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भैया 20,000 की तनख्वाह 30 का काम नहीं करूंगा, दे आर कॉल्ड प्रैक्टिकल पीपल। सो सच काइंड ऑफ अ योगा कैन बी सीन ऑन दैट। दूसरा क्या है, आपको YouTube मिलेगी रिकॉर्डिंग इसकी, और वो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम आपके लिए है। आपको कोई ईमेल की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपना YouTube वीडियो है, जब मर्जी मन करे देखिए, आज से 10 साल भी बाद भी देखिए, आपके लिए है। ठीक है,
अब आपको किसी को कोई डाउट हो, कैन रेज अ पॉइंट, कैन आस्क अ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं। ये 23:45 की जगह 23:55 करिए। नहीं नहीं, 23:45 ठीक है, मुझे मालूम है। ठीक है, सबसे बढ़िया है, और आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ आएगा। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।